हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेगी पूरे फैक्ट के साथ। तो युद्ध एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होगी, पहले भी कभी ख़त्म नहीं हुई है। हमने बहुत ज़्यादा भूतकाल में देखा है, अभी प्रेजेंट में भी कभी ख़त्म नहीं हो रहा है युद्ध। जहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिडिल ईस्ट में चल रहा है, रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहा है, अफ्रीका की बहुत सारी जगह पर चल रहा है और लैटिन अमेरिका में बहुत सारे इंटरनल वॉर्स चल रहे हैं। युद्ध कभी ख़त्म नहीं होगा और ये हमेशा चलता ही रहेगा। और जो रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से तो दुनिया भर में पेट्रोल, क्रूड ऑयल की शॉर्टेज हो गई है, खाने की शॉर्टेज हो गई, यहाँ पर खाने के वांदे हो गए लोगों को यहाँ पर। और एक और जो युद्ध की जो आहट आ रही है वो है चाइना का ताइवान पर हमला। अभी हाल ही में आपने सुना होगा जो अमेरिका की जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की जो स्पीकर है नैन्सी पेलोसी, उन्होंने अभी रिसेंटली ही ताइवान का दौरा किया था, जिसकी वजह से चाइना भड़क गया है। उन्होंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा वार्निंग दी थी कि भाई नैन्सी पेलोसी ताइवान नहीं आनी चाहिए, लेकिन फिर भी नैन्सी पेलोसी आई यहाँ पर। तो इसकी वजह से चीन बहुत ज़्यादा नाराज़ है और हो सकता है कि चाइना ताइवान पर हमला कर दे। और इसी चीज़ को देखते हुए ताइवान के आसपास चारों तरफ से चाइना यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलिट्री ड्रिल कर रहा है, वो एक्सरसाइज कर रहा है। इतना ही नहीं, ताइवान के आसपास तो कर रहा है, वो चारों तरफ कर रहा है, लेकिन उसके टेरिटोरियल वाटर में भी कर रहा है वो मिलिट्री ड्रिल्स, जो पूरी तरह से इंटरनेशनल कानून का वायलेशन है। और यहाँ पर हो सकता है कि ये एक रिहर्सल भी मानी जाए कि भाई हमला करने से पहले थोड़ी बहुत रिहर्सल कर ली जाए। इसकी वजह से उसको एक एक्सरसाइज का नाम दिया है। तो क्या है ये पूरा मामला और ताइवान का इतिहास क्या है और चाइना के ताइवान में क्या इंटरेस्ट है, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट पोस्ट, यूएस डिप्लॉयज एयरक्राफ्ट कैरियर्स लार्ज प्लेन नियर ताइवान एज नैन्सी पेलोसी आइज विजिट। 1 अगस्त का आर्टिकल है ये। तो जैसा कि आपको पता है कि यूएस के पार्लियामेंट को कांग्रेस कहा जाता है, जहां पर 2 हाउस है। पहला हाउस है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और दूसरा है सीनेट। तो जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसकी स्पीकर है नैन्सी पेलोसी, जो अमेरिका की प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बाद तीसरी सबसे ताकतवर शख्सियत है। तो उसने अभी साउथ ईस्टर्न देशों का दौरा किया, जैसे सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, लेकिन इस ट्रिप में ताइवान शामिल नहीं था। तो नैन्सी पेलोसी जब सिंगापुर थी तब उसने ताइवान जाने का फ़ैसला लिया और इस चीज़ से चाइना में खलबली मच गई। और चाइना की तरफ से ये सुनने को मिला कि अगर नैन्सी पेलोसी का प्लेन ताइवान उतरा तो इस प्लेन पर मिसाइल मार दी जाएगी। और अमेरिका और चाइना में हलचल पैदा हो गई और इसे देखते हुए अमेरिका ने नैन्सी पेलोसी की सुरक्षा के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर रोनाल्ड रीगन को भेजा और साथ में दूसरे बैटलशिप भी थी, बहुत सारे प्लेन्स भी थे। अब खतरा ये था कि चीन ताइवान पर हमला ना कर दे, तो ऐसे में ताइवान की सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर अमेरिका ने ताइवान में बैटलशिप, एयरक्राफ्ट कैरियर और फाइटर जेट्स भेजे। लेकिन चाइना भी युद्ध करने से पीछे हट गया और अमेरिका से सीधा टकराव टाल दिया गया, यानी कि चाइना ने कुछ नहीं किया। अब नैन्सी पेलोसी वापस जा चुकी है, लेकिन ताइवान पर तो अभी भी खतरा है ना, क्योंकि आप अपने दोस्त बदल सकते हो, अपने दुश्मन बदल सकते हो, लेकिन आप अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते हो। तो चाइना तो अभी भी वहीं है और ताइवान पर खतरा बना हुआ है। तो नैन्सी पेलोसी की विजिट पर चाइना कुछ ना कुछ तो ज़रूर करता, तो इसलिए चाइना ने ताइवान के आसपास 6 जगहों पर लाइव मिलिट्री ड्रिल करनी शुरू कर दी। और इन 6 जगहों को लेकर चाइना ने बोल दिया है कि अपना कोई प्लेन और यहाँ पर मत लाना वरना शूट कर दिया जाएगा। अब यह मिलिट्री ड्रिल को ऐसा माना जा रहा है कि चाइना ताइवान पर हमला करने की अपनी मिलिट्री की रिहर्सल कर रहा है, जिससे न सिर्फ ताइवान पर खतरा है बल्कि ताइवान के एलाइज जैसे कि अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया को ये संदेश देने की भी कोशिश की जा रही है कि आप हमारे मामलों में दखल मत दो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब और इस मिलिट्री रिहर्सल को देखते हुए बहुत सारी फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई है जो ताइवान के रास्ते में जा रही थी, जहाँ पर मिलिट्री रिहर्सल चल रही थी। और बहुत सारी ने जो है ना रीरूट कर लिया, यानी कि उस जगह से ना जाकर दूसरी जगह से चले गए वो, ताकि ख़तरे से बचा जा सके। 5 अगस्त का ये आर्टिकल है। लेकिन अब सवाल यह आता है कि इस मिलिट्री ड्रिल को हमले से पहले की रिहर्सल क्यों कहा जा रहा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, ये है वो 6 जगह जहाँ पर अभी चाइना अपनी मिलिट्री ड्रिल्स कर रहा है और ये सारी की सारी ताइवान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आती है। और इतना ही नहीं, टेरिटोरियल वाटर में भी आती है, जैसे कि 9.5 किलोमीटर दूर है एक जगह, तो दूसरी जगह 18.5 किलोमीटर दूर है और तीसरी जगह है 22.5 किलोमीटर, जो उसके टेरिटोरियल वाटर में आता है। आपको पता होगा कि किसी भी देश के तट से उससे
20 नॉटिकल माइल दूर तक उसका टेरिटोरियल वाटर माना जाता है, लेकिन ये जो है 9.5 किलोमीटर है, यानी कि नॉटिकल माइल भी नहीं है। तो और नॉटिकल माइल में देखा जाए तो 9.5 किलोमीटर है ना ये, तो ये 6 नॉटिकल माइल के आसपास होगा। तो ये इतनी ज़्यादा नज़दीक आ चुका है, ये टेरिटोरियल वाटर में आ चुका है। आप इसको ताइवान ही समझिए। तो ताइवान में जाकर ये मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं, तो इस वजह से ये कहा जा रहा है कि चाइना जो ये कर रहा है वो एक हमला से करने से पहले एक रिहर्सल की जा रही है, जो ताइवान के चारों तरफ है। देख सकते हैं चारों तरफ से घेर लिया है ताइवान को यहाँ पर, और ऐसा लग रहा है कि चाइना कभी भी हमला कर देगा। और टेंशन तो और ज़्यादा बढ़ गई है जब यहाँ पर चाइना ताइवान टेंशन में जब रिहर्सल चल रही थी चाइना की तरफ से, तो वहाँ पर चाइनीज़ मिसाइल जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आ गई। तो आप देख सकते हैं कि जापान ने इस चीज़ का प्रोटेस्ट भी किया है। जापान प्रोटेस्ट आफ्टर चाइनीज़ मिसाइल लैंड इन इट्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो ये भी हो रहा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है साउथ चाइना सी के आसपास, ताइवान के आसपास। यहाँ पर कभी भी भड़क सकता है युद्ध, जैसे कि यूक्रेन पर हमला कर दिया था रशिया ने और बहुत सारे एरिया को अपने अंडर में ले लिया था। ठीक इसी तरह से चाइना भी सोच रहा है कि मैं ताइवान पर हमला करूँ और अपने अंडर ले लूँ। और अगर हम मिलिट्री स्ट्रेंथ को देखें तो चाइना की 2 मिलियन यानी कि 20 लाख की आर्मी के आगे ताइवान की मिलिट्री कहीं नहीं दिखाई देती है। 1,65,000 के आसपास ट्रूप है ताइवान के पास और इनके पास 20 लाख है, तो कहाँ से कोई कंपैरिजन ही नहीं है। यहाँ पर चाइना क्लियर कट बहुत ज़्यादा आगे है। और इसके अलावा चाइना के पास दुनिया की सबसे बड़ी नेवी भी है। और इतना ही नहीं, इतनी बैटलशिप तो अमेरिका के पास भी नहीं है जितनी चाइना के पास है। और ताइवान को अपने कब्ज़े में लेने के लिए नेवी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ताइवान एक आइलैंड कंट्री है। तो मिलिट्री के इक्विपमेंट और टैंक और आर्मर व्हीकल और बाकी के जो साजो सामान होते हैं आर्मी के, उसको वहाँ पर पहुँचाने के लिए मजबूत नेवी बेहद ज़रूरी है, जो चाइना के पास है। लेकिन ताइवान ने भी बोल दिया है कि ताइवान चाइना के किसी भी मिलिट्री एक्शन का मुँह तोड़ जवाब देगा। और चाइना की इस मिलिट्री ड्रिल को और अपने ऊपर हमले के खतरे को देखते हुए ताइवान ने अपनी आर्मी को हाई अलर्ट पर रख दिया है। हालांकि देखा जाए तो ताइवान की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को मिलाकर टोटल 1,65,000 ट्रूप्स शामिल है और इसके सामने चाइना की 20 लाख की ट्रूप वाली सेना है। लेकिन ताइवान के दोस्त भी अमेरिका और जापान जैसे देश हैं, जो ताइवान को हाईटेक वेपन्स और रडार वाली अर्ली वार्निंग सिस्टम देते हैं, जिससे चाइना का होने वाला अटैक को ताइवान झेल ले और काफ़ी तगड़ा रिस्पॉन्स भी दे। और इसके अलावा जिस तरह से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था और उसे देखकर ताइवान भी तैयारी कर रहा है, और रूस का यह हमला ताइवान के लिए एक वेकअप कॉल थी। और अब इसे देखकर ताइवान अपनी मिलिट्री को ओवरहॉल भी कर रहा है और बदलाव ला रहा है अपनी मिलिट्री के अंदर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है कि आखिरकार चाइना ताइवान को लेकर इतना एग्रेसिव क्यों रहता है। इसको जानने से पहले हमें ताइवान के इतिहास को समझना होगा। तो देखिए, ताइवान का जो ऑफिशियल नाम है वो रिपब्लिक ऑफ चाइना है, जो 1912 में बना था। लेकिन उस समय ताइवान पर जापान का कब्जा था, क्योंकि 1895 में चाइना की किंग राजवंश ने ताइवान को जापान को सौंप दिया था। लेकिन 1912 आते आते किंग राजवंश ख़त्म हो गया और वहाँ पर चाइना का जन्म हुआ और इसी के साथ ही रिपब्लिक ऑफ चाइना बन गया। लेकिन ताइवान का उस समय जापान पर कब्जा था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद जापान की हार हुई और वहाँ पर जापान ने ताइवान को वापस चाइना को ताइवान सौंप दिया। लेकिन तब तक चाइना में कम्युनिज़्म की विचारधारा जन्म ले चुकी थी और धीरे धीरे पूरे चाइना में फैल रही थी। और तब चाइना में कम्युनिस्ट और नेशनलिस्ट के बीच सिविल वॉर शुरू हो गया, जिसमें हज़ारों लोगों की मौत हुई, लाखों की मौत हुई और बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हो गए। लेकिन धीरे धीरे चाइना में नेशनलिस्ट की हार होने लगी और नेशनलिस्ट अपनी जान बचाकर भागने लगे। आप देख सकते हैं कि पहले कितना बड़ा एरिया नेशनलिस्टों के पास था, बहुत बड़ा था। फिर धीरे धीरे वहाँ पर समय के साथ साथ कम्युनिस्टों ने जगह बनाते गए और कम्युनिस्ट इसी तरह से पूरे देश पर कब्जा कर लिया उन्होंने। और 1949 में चाइना से भागकर नेशनलिस्ट ने ताइवान में शरण ले ली। हालांकि देखा जाए तो उस समय चाइना की नेवी कमज़ोर थी, जिसकी वजह से चाइना ताइवान पर उस समय हमला नहीं कर पाया था। लेकिन कम्युनिस्ट ताइवान को अपने एक स्टेट के रूप में देखते थे जहां पर डेमोक्रेसी है। ताइवान वाले कहते हैं कि हम असली चाइना हैं और चाइना वाले ताइवान को अपना एक राज्य बताते हैं। और तब से लेकर अब तक चाइना में यही चीज़ चलती आ रही है। ताइवान वाले बोलते हैं कि हम चाइना को रिप्रेजेंट करते हैं और चाइना वाले जो मेनलैंड वाले हैं वो कहते हैं कि जो ताइवान है वो हमारा एक स्टेट है, एक प्रोविंस है। और यही चीज़ तब से चली हुई आ रही है, जब से यहाँ पर सिविल वॉर ख़त्म हुआ है और नेशनलिस्टों ने भागकर ताइवान में शरण ली है। लेकिन इसके अलावा चाइना ने यह भी कहा है कि एक न एक दिन ताइवान को चाइना में आना ही पड़ेगा, चाहे वो पीसफुल तरीके से आए या फिर मिलिट्री एक्शन से आए। चाइना ताइवान को अपने कब्ज़े में लेकर रहेगा। लेकिन सवाल यही आता है कि आखिरकार ताइवान चाइना के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है ताइवान की चिप इंडस्ट्री। तो देखिए, ताइवान दुनिया में सेमीकंडक्टर और चिप बनाने के मामले में पूरी दुनिया को डोमिनेट करता है।
पूरी दुनिया की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का 55% तो ताइवान की एक ही कंपनी बनाती है, जिसका नाम है TSMC, यानी कि ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। और ये इतनी बड़ी कंपनी है कि अभी तक तो ये पूरी दुनिया की चिप मार्केट का 55% कंट्रोल करती है, लेकिन इस साल ये 66% तक हिट कर जाएगी। यानी कि पूरी दुनिया में अगर 3 चिप बनती है तो 2 चिप तो सिर्फ TSMC कंपनी ही बनाती है। और चिप इतनी क्रिटिकल चीज़ है कि आज हर इलेक्ट्रिक सामानों में चिप लगती है, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, टीवी हो, फ्रिज हो, एसी हो, वॉशिंग मशीन हो या कोई दूसरी इलेक्ट्रॉनिक चीज़। इतना ही नहीं, कार में भी चिप लगती है और इसके बिना कार का प्रोडक्शन ही नहीं हो पाता है। तो ये चीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए बेहद ही ज़रूरी चीज़ है। और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर आपको तो पता ही होगा कि चाइना है, और चाइना के लिए ये बेहद ही ज़रूरी चीज़ है। अगर अपनी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को अगर उसको सस्टेन करना है तो उसको लार्ज अमाउंट में सेमीकंडक्टर और चिप चाहिए होगा। और अगर चाइना ताइवान को अपने कब्ज़े में ले लेता है तो TSMC कंपनी भी उसके कब्ज़े में आ जाएगी, और उसके बाद पूरी दुनिया की चिप और सेमीकंडक्टर मार्केट पर चाइना का एक छत्र राज हो जाएगा, और फिर वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगा। और फिर इसके बाद आता है लोकेशन। आप देख सकते हैं कि जो ताइवान की जो लोकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लोकेशन है, और ताइवान और चाइना के बीच में आता है ताइवान स्ट्रेट, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है कंटेनर शिप, बहुत सारे सामानों का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है वो ताइवान स्ट्रेट की तरफ से होता है। और उससे ऊपर को आप देखेंगे तो जापान के बहुत सारे जो आइलैंड है वो आते हैं। तो जो चाइना की जो नेवी है वो उसको यहाँ पर बैरियर मिल जाता है जापान के कुछ आइलैंड्स का और ताइवान का, जिसकी वजह से वो जो पैसिफिक ओशन है वहाँ तक अपनी पकड़ को मजबूत नहीं बना सकता है। यहाँ पर चाइना को, अमेरिका को भी तो चैलेंज करना है ना, और बहुत सारे दूसरे देश हैं उनको भी चैलेंज करना है। तो इसके लिए एक बेहद मजबूत नेवी के साथ साथ उसको एक बहुत ही बड़ा एरिया भी चाहिए, ताकि वो वहाँ पर सर्विसिंग, सर्विलांस और पेट्रोलिंग ये सब कर सके। तो इस चीज़ के लिए चाइना को जगह ज़्यादा नहीं मिल पा रही है। एक तरफ तो जापान के इतने सारे आइलैंड है, वहाँ पर उसके टेरिटोरियल वाटर भी होंगे, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी होंगे, तो यहाँ पर जापान की मर्ज़ी के बिना चाइना कुछ नहीं कर पाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर ताइवान भी आ जाता है, तो ताइवान का भी यहाँ पर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है और यहाँ पर टेरिटोरियल वाटर भी है। तो यहाँ पर चाइना के शिप्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें पेश आती हैं। और इसके अलावा यहाँ पर अमेरिका के बहुत सारे नेवी कमांड भी है, नेवी ऑफिस भी है, यहाँ पर नेवी के जो बेस है वो सारे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है अमेरिका ने भी यहाँ पर चाइना के लिए घेर रखा है। तो यहाँ पर चाइना भी तो कुछ ना कुछ कदम उठाएगा ना, तो चाइना को भी यहाँ पर ज़रूर चाहिए कि वो ताइवान को अपने कब्ज़े में ले ले और यहाँ पर अपनी नेवी को खुला छोड़ दे और अपनी ताकत का प्रदर्शन करे। वैसे भी यहाँ पर साउथ चाइना सी के साथ जो है बहुत ज़्यादा विवाद है, तो उस विवाद को अगर हल करना है तो मजबूत नेवी तो ज़रूरी है, और मजबूत नेवी के लिए उसको वहाँ पर फ्री हैंड भी मिलना चाहिए। तो ये बात है यहाँ पर। और इतना ही नहीं, चीन को इस कदम का रूस ने सपोर्ट किया है और ये बोला है कि नैन्सी पेलोसी की यात्रा बेहद ही उत्तेजनक है। और इसके अलावा चाइना को श्रीलंका, पाकिस्तान और ईरान ने भी सपोर्ट किया है। अब देखते हैं कि चाइना ताइवान पर हमला करता है या नहीं, लेकिन चाइना ने यहाँ पर एक और स्टेप लिया है, वो है नैन्सी पेलोसी पर सैंक्शंस लगाकर। अब इसका मतलब ये होता है कि नैन्सी पेलोसी कभी चाइना नहीं जा पाएंगी। अब देख लेते हैं आगे क्या होता है, ये तो फ्यूचर ही बताएगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।